दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज मुद्दा आप सभी जानते हो बखूबी कि राजनीति का मुद्दा दोस्तों अनेक कयास लगाए जा रहे हैं और आज बात करेंगे हम कांग्रेस पार्टी की हार के क्या कारण थे। अब अनेक बातें चल रही हैं, अनेक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्य क्या कारण थे उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। और दोस्तों ये सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो आपसी गुटबाजी, आपसी क्लेश। जब जानते हो जब परिवार में क्लेश होता है, झगड़ा होता है, गुटबाजी होती है तो वहाँ पर कामयाबी नहीं मिलती, वहाँ पर हमेशा असफलताएं मिलती हैं। और ये 2014 में स्पष्ट नज़र आ गया था। जब 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, उस समय जहाँ कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से, अच्छे बहुमत से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाती थी, 14 से ही हम जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की एक सीट कांग्रेस पार्टी को मिली थी और 7 सीट मिली थी बीजेपी पार्टी को और 2 सीट मिली थी उस समय आईएनएलडी को, एक हिसार और एक सिरसा। 2014 के बाद जब विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, उन विधानसभा के इलेक्शन में 14 में जो कामयाबी मिलती है वहाँ पर 47 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत में आई थी और वहाँ पर 19 सीट पर सीमित रह गई थी आईएनएलडी, और जिसमें विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला बने थे और मात्र 15 सीटें कांग्रेस को मिली थी। लेकिन आगे चलते चलते जब 2019 की बात आती है, 19 में अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा की बात की जाए तो 10 में से 10 की 10 सीट जीतकर हरियाणा में एक इतिहास रचा गया था। और वहाँ पर फिर विधानसभा की बात की जाए तो बीजेपी ने विधानसभा में भी जहाँ 47 थी वहाँ से घटकर 40 सीटें वहाँ पर बीजेपी पार्टी ने ली थी और 40 में से यहाँ 31 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को और यहाँ पर 10 सीट पर सीमित रही थी। 10 सीट मिली थी यहाँ पर नई जेजेपी पार्टी, नई पार्टी बन के आई थी और मात्र 1 सीट आईएनएलडी को मिली थी। लेकिन यहाँ पर सरकार बहुमत के साथ जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी यहाँ बीजेपी पार्टी ने। लेकिन 14-19 तक आते आते बहुत क्लेश, गुटबाजी देखने को मिली थी। दोस्तों यहाँ पर आप स्पष्ट बात है कि कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे, जो राज्य स्तर के नेता थे, जो जिला स्तर के नेता थे, जिन्होंने टिकटों को लेकर काफ़ी पदों से इस्तीफा दिया, पार्टी को छोड़ दिया, बीजेपी पार्टी में चले गए या अपना वजूद था इनेलो में चले गए, यानी कि ये क्लेश, ये झगड़ा काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। दोस्तों 2019 में फिर सरकार बनी, 19 के चलते फिर बात करते हैं हम 24 की। 24 में आए तो इलेक्शन से जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन में दोस्तों आप सभी ने देखा कि जहां बीजेपी 10 सीट लेकर लोकसभा में गई थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी की मेहनत, संघर्ष और नेताओं ने यहां पर 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस, लोकसभा में एक अच्छी वापसी की यहां लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने। और लोकसभा में जब 5-5 सीटें आ जाती हैं, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता थे सभी को एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब की बार हरियाणा में विधानसभा में हमारी कांग्रेस की सरकार आ रही है। इसी को चलते एक और कॉन्फिडेंस हो जाता है। और जब कुछ दिन के बाद जब विधानसभा टिकट बंटवारे की बात आती है, असली दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक जुड़े रहिएगा। मैं तिलक फिर आपका स्वागत करता हूं। जब बात टिकट बंटवारे की आती है तो एक मारामारी लग जाती है। और दोस्तों जहां 90 विधानसभा हल्के हैं हरियाणा में, 90 में करीब 2560 टिकटार्थी टिकट मांगने के लिए लाइन में लगे हुए थे। वहीं पर बीजेपी की बात की जाए तो मात्र 500 कुछ उम्मीदवार ही टिकटार्थी टिकट की लाइन में लगे हुए थे। लेकिन यहां पर जब लाइन लंबी लिस्ट देखी जाती है, एक एक हल्के में, जैसे जुलाना हल्के में कांग्रेस पार्टी के करीब 86 टिकटार्थी थे जिनको टिकट की जरूरत थी। और इसको देखते हुए कांग्रेस की एक हरियाणा में एक लहर, वेव, एक हवा हो गई थी। लेकिन इन्हीं दिनों में बीजेपी पार्टी के नायक बने श्री नायब सिंह सैनी जी। उनको मात्र 40 दिन मिले और 40 दिन में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की। उनको मात्र 100 दिन मिले थे और 100 दिन में से 60 दिन काम किया और 60 दिन में उन्होंने 160 घोषणाएं कर दी। मात्र 40 दिन उनके शेष थे, लेकिन इलेक्शन आ जाता है। और दोस्तों इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर फिर बात कांग्रेस पार्टी के यहाँ से शुरू होता है असली फ्लॉप होने का कार्य।
जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी में पुराने समय से देखा जाता है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, ये चौधरी बदनाल का गुट है, ये चौधरी बंसीलाल का गुट है, और ये कुमारी शैलजा का गुट है, ये रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट है। ऐसी गुटबाजी काफ़ी दिनों से देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब बात टिकट बंटवारे की आती है तो काफ़ी लंबी लिस्ट जो मंजूर हुई शीर्ष नेताओं के द्वारा, सेंटर के नेताओं के द्वारा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टिकटार्थियों को टिकट मिली। लेकिन उनको जो टिकट मिली वहाँ पर कुछ हद तक कुमारी शैलजा जो इस समय महासचिव हैं पार्टी की, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो राज्यसभा सांसद है, कुमारी शैलजा लोकसभा सांसद है सिरसा से, कंपेनिंग के लिए यानी कि वोट मांगने के लिए, अपील करने के लिए नहीं जाते हैं। और जहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, ये बात आपने सुनी भी होगी, असम से शमशेर सिंह गोगी असम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बुलाते हैं वोट की अपील के लिए, और श्री राहुल गांधी जी को बुलाते हैं वोट की अपील के लिए। शमशेर सिंह गोगी ने अपने एक संदेश में बोला है, एक वीडियो आपने देखी होगी, कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए, उन्होंने मेरा नाम तक नहीं लिया स्टेज पर। तो यहाँ एक स्पष्ट बात है कि यहाँ पर एक नज़र आती है कि गुटबाजी थी। दोस्तों, जब गुटबाजी हो जाती है तो वहाँ पर बड़ी बड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन इसके आगे चलते चलते जब बात आगे बढ़ती है और मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आके रुकती है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको टिकट नहीं मिलती है। टिकट ना मिलने की एवज में वो आज़ाद मजबूती के साथ आज़ाद दावा कर देते हैं कि हमने इलेक्शन लड़ना है। और करीब 10 सीटें ऐसी हैं जिसमें हरियाणा में आज़ाद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फार्म भरा। वो टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी की, लेकिन किसी कारणवश उनको टिकट नहीं मिल पाती है, वो आज़ाद दावा कर देते हैं। और उसके बाद क्या पोजीशन रहती है दोस्तों, आइए मैं आपके लिए चलता हूँ। सबसे बड़ी और सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली हरियाणा में अम्बाला कैंट, जहाँ पर 7वीं बार श्री अनिल विज जी जो गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा सरकार में, तो उनके सामने परविंदर पाल पारी को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाती। लेकिन वहाँ से दावा था चित्रा सरवारा का। चित्रा सरवारा को टिकट नहीं मिलती है, लेकिन चित्रा सरवारा टिकट ना मिलने की एवज में आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा भर देती है। और यहाँ पर इसका एडवांटेज जो मिलता है वो अनिल विज जी को मिलता है। अगर यहाँ चित्रा सरवारा को टिकट मिलती है तो वो डेफिनेटली जीतती और बेनिफिट मिलता, जहाँ एक एमएलए और बढ़ जाता। जहाँ पर अनिल विज को 59,858 वोट मिलते हैं, वहीं चित्रा सरवारा को 52,581 वोट मिलते हैं और सेकंड पोजीशन में रहती है। अब कांग्रेस पार्टी के परविंदर पाल पारी को मात्र 14,469 वोट मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा एक झटका लगता है, अदरवाइज ये एक और कांग्रेस पार्टी के खाते में सीट जुड़ जाती। उसके बाद अगर बात की जाए उचाना की, उचाना में काफ़ी टिकटार्थी थे, काफ़ी लंबी लाइन थी टिकट मांगने वालों की। लेकिन वहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा जो बहुत बड़े राजनीतिक परिवार है, दीनबंधु सर छोटू राम के नाती हैं, उनके पुत्र चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा के पुत्र ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर दावा था वीरेंद्र गोगड़िया का। गोगड़िया बहुत बड़ा गांव है जींद डिस्ट्रिक्ट का, उनको टिकट नहीं मिलती। लेकिन गोगड़िया भी आज़ाद पर्चा दायर करते हैं और दाखिल करते हैं, मजबूती से अपना हक जमाते हैं कि मैं भी इलेक्शन लड़ूंगा, मैं भी जीतूंगा। लेकिन दोनों का आपसी क्लेश गुटबाजी के कारण यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। पहली बार देवेंद्र अत्री नॉन जाट पहली बार यहाँ पर एमएलए बनता है और 48,968 वोट लेकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। वहीं जो ब्रजेंद्र सिंह थे मात्र 34 वोटों से वहां पर उनको हार का सामना करना पड़ता है। अगर 31,456 वोट जो वीरेंद्र गोगड़िया आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लिए, अगर वीरेंद्र गोगड़िया की और ब्रजेंद्र की वोट को मिला जाए तो देवेंद्र अत्री बहुत पिछड़ जाते थे वहाँ पर। यहाँ पर कांग्रेस को बेनिफिट हो सकता था। और अगर तीसरी सीट की बात की जाए बादरगढ़ सीट की, बादरगढ़ सीट में बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दिनेश कौशिक जी आते हैं, जिनको मात्र 31,192 वोट मिलते हैं। और यहाँ पर राजेश जून जो कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी किसको? राजेंद्र जून जी को। राजेंद्र जी को वोट मिलती है 28,955। लेकिन राजेश जून खिलाफत करके, बगावत करके आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल करते हैं और उनको वोट मिलती है 73,191 और बड़ी अच्छी जीत के साथ वो विधानसभा पहुंच जाते हैं। अगर यहाँ पर टिकट मिलती राजेश जून को तो राजेश जून विधानसभा में जाते और कांग्रेस पार्टी को एक एमएलए का और बढ़ोतरी मिलती। अगर बात की जाए सोनीपत की, सोनीपत में अभी सुरेंद्र पवार जी किसी कारण से किसी केस में उलझे हुए हैं और जेल में हैं, लेकिन उनको टिकट दे दी जाती है। और
एक सीटिंग एमएलए की टिकट अब की बार कांग्रेस पार्टी ने नहीं काटी, जबकि बीजेपी पार्टी ने सीटिंग एमएलए के बारे में कुछ नहीं कहा, उन्होंने टिकट चेंज की है। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी ने सीटिंग एमएलए की टिकट चेंज नहीं की और यहाँ पर टिकट दे देते हैं सुरेंद्र पवार को। जबकि यहाँ पर निखिल मैदान, वहाँ के बहुत बड़े समाजसेवी, उन्होंने टिकट मांगी थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दी और वो चले गए बीजेपी के पास और बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। निखिल मैदान ने 84,827 वोटों से विधानसभा में प्रवेश किया और वहीं पर सुरेंद्र पवार ने 55,200 वोटों से हार गए और हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों ये भारी, अगर यहाँ पर निखिल मैदान को टिकट मिलती तो श्योर निखिल मैदान विधानसभा में जाते, कांग्रेस पार्टी को एक और एमएलए का बेनिफिट मिलता। अगर बात की जाए पुंडरी की, हालांकि पुंडरी पिछले 6 इलेक्शन से देखा जाए पुंडरी में लगभग आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद प्रत्याशी वहाँ पर एमएलए बनते हैं। लेकिन इस बार पुंडरी में क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको फिर लिए चलता हूँ। जीत पहली बार वहाँ पर पुंडरी में सतपाल झांबा, जो बीजेपी की टिकट लेकर आए थे, सतपाल झांबा को यहाँ पर पहली बार जीत मिली है। 42,805 वोटों के साथ सतपाल झांबा बीजेपी की जीत दर्ज की और पहुंच गए विधानसभा। लेकिन यहीं पर दोस्तों सतपाल भ्याणा यहां पर कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे थे, लेकिन किसी कारणवश, वही फिर आपसी गुट के कारण सतबीर भ्याणा को टिकट नहीं दी जाती है और टिकट दे दी जाती है श्री सुल्तान जडोड़ा, जो पहले भी यहां पर विधायक रह चुके हैं। सुल्तान जडोड़ा को टिकट दी जाती है, लेकिन उनकी वोट आती सुल्तान जडोड़ा की कांग्रेस पार्टी की तरफ से 26,341 वोट और वहीं पर सतबीर भ्याणा की वोट मिलती है 40,608। अगर दोनों की वोट मिलाए जाएं तो सतपाल झांबा से बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को एक नुकसान होता है। दोस्तों फिर बात की जाए बरवाड़ा की, बरवाड़ा में पूर्व में एमएलए, राज्यसभा सांसद और पूर्व विधानसभा के डिप्टी स्पीकर यहाँ रणबीर गगुआ को बीजेपी की तरफ से टिकट दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर संजना सातरोड जो टिकट मांग रही थी कांग्रेस पार्टी की, संजना सातरोड को टिकट नहीं दी जाती है और टिकट दे देते हैं वहाँ पर रामनिवास गोडेला को। रामनिवास गोडेला को टिकट मिलने के बाद रामनिवास गोडेला 39,901 वोट मिलती है, वहीं संजना सातरोड 29,055 वोट लेती है। अगर दोनों की वोट जोड़ दी जाए तो रणबीर गंगवा से बहुत आगे चली जाएंगी। तो यहाँ पर भी एक आपसी गुट की बात की जाए, आपसी क्लैश की बात की जाए तो यहाँ पर बरवाला की सीट भी बीजेपी के खाते में चली जाती है। और दोस्तों इस प्रकार फरीदाबाद में ललित नागर जो टिकट मांगते कांग्रेस पार्टी की, लेकिन वहाँ पर उनको टिकट नहीं मिलती है। रोहित नागर को टिकट मिल जाती है, खिलाफत के रूप में फिर आज़ाद पर्चा भर देते हैं और यहाँ पर बीजेपी के राजेश नागर को बेनिफिट मिलता है और वो जीत कर विधानसभा पहुँच जाते हैं। यहाँ पर भी आपसी क्लेश का नुकसान मिलता है कांग्रेस पार्टी को। अगर नरवाना की बात की जाए, शाहबाद को छोड़कर नरवाना से कृष्ण बेदी जी आते हैं, बीजेपी की टिकट पर नरवाना से इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन यहाँ आईएनएलडी की तरफ से विद्या रानी धनोदा टिकट मांग रही कांग्रेस पार्टी की, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलती है और टिकट दे दी जाती है सतबीर दबलान को। लेकिन वो खिलाफत करके विद्या रानी धनोदा आईएनएलडी की टिकट पर इलेक्शन लड़ती है और यहाँ पर जीत का, दोनों को आपसी क्लेश और जीत का बेनिफिट मिलता है यहाँ श्री कृष्ण बेदी जी को। अदरवाइज यहाँ आईएनएलडी और सतबीर, अगर आपसी इनका क्लेश ना होता तो दोस्तों यहाँ पर डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी को बेनिफिट मिलता। और अब बात की जाए बल्लभगढ़ की, श्री मूलचंद शर्मा जी जहाँ पर 61,806 वोट हासिल करके विधानसभा पहुंचे हैं, वहीं पर शारदा राठौर टिकट के लिए मजबूत दावा था कांग्रेस पार्टी के, पूर्व में कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नेत्री रही है, लेकिन यहाँ टिकट दी जाती है प्रियाग शर्मा को। प्रियाग शर्मा की खिलाफत करके आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पर्चा बढ़ती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर दोनों कि यहाँ पर झगड़ा ना हो और यहाँ पर शारदा राठौर को अगर टिकट दी जाए तो डेफिनेटली मूलचंद शर्मा को भारी वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। और इसी प्रकार दोस्तों पानीपत ग्रामीण की बात की जाए, यहाँ पर पानीपत ग्रामीण में विजय जैन कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ पर टिकट दी जाती है सचिन कुंडू को, और सचिन कुंडू और विजय जैन दोनों को हार का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर महिपाल डांडा तीसरी बार बहुत भारी मार्जिन से 1,01,080 वोटों के साथ विधानसभा पहुँच जाते हैं। दोस्तों ये जानकारी, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथियों एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इनके साथ साथ एक और विशेष बात है। पिछले 10 साल से आप सभी ने देखा होगा कि ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कहीं भी जो हार का सबसे मुख्य कारण, सबसे बड़ा कारण रहा है, कहीं भी संगठन नहीं गठित हुआ है, कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं बना है। और कांग्रेस पार्टी का संगठन ना बनने का 10 साल का ये रीज़न रहा है कि यहाँ पर 2024 में इनको हार का सामना करना पड़ा। और आखिरी और सबसे बड़ा कारण दोस्तों एक और रहा है, जब 2 महीने पहले टिकट की मारामारी थी, जितने टिकटार्थी थे उनको ये था कि अब की बार टिकट मिल जाए कांग्रेस पार्टी की हवा, हम एमएलए बन जाएंगे, और उनके चारों ओर एक दायरा बन जाता है, उनके दोस्तों का, उनका सर्कल बन जाता है और वो टिकट लेकर आते हैं। तो उनके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है
कि बहुत सारे टिकटार्थी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार का सामना करना पड़ा है, शाम को डेली मंत्री बनकर सोते थे कि मेरी जीत निश्चित है और मैंने अब की बार मंत्री बनना है, मेरी जीत निश्चित है, मैंने अब की बार डिप्टी सीएम बनना है। तो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस बहुत भारी नुकसान हुआ और ये भी एक हार का कारण था। कांग्रेस पार्टी की लहर जहां चल रही थी, वेव चल रही थी, वहां ओवर कॉन्फिडेंस, संगठन का ना होना और आपसी गुटबाजी, आपसी क्लेश होना और अपने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ आज़ाद पर्चा दाखिल करना, दोस्तों ये मुख्य कारण रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों मैं आपका अपना तिलक फिर मुद्दे के बाद में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलेंगे अगली बार एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।